जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। न्यूज़पेपर पढ़ना एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और अगर वो एग्जाम यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम न्यूज़ का सिलेक्शन कैसे करें और दूसरा उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो चलिए, नालंदा आईएएस एकेडमी यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज 8 आज आपके सामने है। तो जो न्यूज़ है वो ये आया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पॉलिसी प्रायोरिटी। ये एक बात किसने कही है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहते हैं कि डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज, कि जब फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कंट्री की वो सबको अवेलेबल हो और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग जो हैं उस तक एक्सेस कर सकें। तो सवाल ये आता है कि कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज? तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करता हूं तो सबसे पहले बात आती है कि हम जो हैं अपना पैसा डिपॉजिट कर सकें। फिर क्या आता है कि हमें जो है एक सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। थर्ड क्या आता है? इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिल सके। फोर्थ क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, कि हमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट का रास्ता मिले या कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो इन चारों की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, और जब ये चारों कंबाइन हो जाती हैं और सभी लोगों को जो है अगर ये चारों फैसिलिटीज इक्वली अवेलेबल है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उनके पास है, लोगों के पास, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री की बात करूं तो इंदिरा गांधी मुझे याद आती हैं, जिन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए बैंकों को नेशनलाइज किया, ताकि बैंक जो हैं वो क्या करें? वो गरीबों के लिए काम करें, वो गांव के लिए काम करें, जो सोसाइटी के वंचित वर्ग हैं, ठीक है, डिप्रेस क्लास हैं, उनके लिए काम करें, राइट। तो अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों ज़रूरी है? तो अगर हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात मैं अगर करूं तो हर व्यक्ति पैसा कमाता है। अब वो जब वो पैसा कमाता है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं अपने पैसे को कहीं रखूं सेफ तरीके से। तो ये काम कौन कर सकते हैं? बैंक्स कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो बैंक में हम क्या कर सकते हैं? अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। हर, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो फार्मर्स हो, या कोई भी आर्टिशियंस हो, ठीक है, किसान हो, लेबर हो, मजदूर हो, या कोई कामगार हो, या कोई कलाकार हो, या कोई बुनकर हो, तो उसे अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? तो लोन लेना पड़ता है। अब ये लोन अगर वो बैंकिंग सिस्टम से लेता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में मिलता है, लेकिन अगर यही लोन वो किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लेता है तो उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन मिलता है, और इसके वजह से वो जो है एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, क्योंकि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो उसको दे ही नहीं पाता, चुका ही नहीं पाता। फिर बात करें इन्वेस्टमेंट की, मुझे वॉरेन बफेट साहब याद आते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और गरीब व्यक्ति में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि गरीब व्यक्ति कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, राइट, और अमीर व्यक्ति जो है वो इसलिए अमीर होता है, वो रिच इसलिए रिच होता है क्योंकि वो अपने पैसे का क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। तो उन्होंने मोटा मोटी लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा: पुअर, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास। जो पुअर क्लास है वो पैसे बचा ही नहीं पाता, वो सारे पैसे उसके खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इनकम कम होती है तो वो सारे पैसे उसके खर्च हो जाते हैं। जो मिडिल क्लास है वो थोड़े पैसे बचाता है और बैंक वगैरह में जमा करता है, एफडी वगैरह में वो क्या करता है? पैसे जो है अपना लगाता है। जो रिच क्लास है वो इन्वेस्टमेंट करता है, राइट।
तो वॉरेन बफेट साहब ने जो है ये बात बड़े अच्छे से समझाई कि पुअर पुअर क्यों है, क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब पुअर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म देने का काम कौन करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर का होगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है? एम्पावरिंग पीपल। जैसे ही आप क्या करते हैं, गरीबी को कम करते हैं, खत्म करते हैं, तो लोगों को आप सही मायने में एम्पावर करते हैं, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशन से जैसे ही ऊपर उठते हैं तो वो एम्पावर होते हैं, चाहे वो मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे किसी भी रीजन के लोग हो। दूसरा, सोशल स्टेबिलिटी। जब लोग गरीबी से मतलब कि निकलेंगे, जब उनका एम्पावरमेंट होगा, तो फिर क्या होगा? सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। समझेंगे नहीं समझे? फिर जो है सोसाइटी में जो है लूट मार ये सारी चीजें कम होती हैं, क्योंकि जो सोसाइटी प्रॉस्परस होती है वही स्टेबल होती है, और जहां पर जो है पॉवर्टी होती है तो वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा अशांति देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ऑल्टरनेट माइक्रो इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी के मोटा मोटी दो हैं, एक है आपका मैक्रो और एक है माइक्रो, राइट? ये बात तो हम जब सभी जानते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी में जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, जो पुअर पीपल हैं, जो मिडिल क्लास है, जो रूरल पीपल हैं, ठीक है, इनको बैंकिंग सर्विस जो है उतने अच्छे से नहीं मिल पाती, फाइनेंशियल सर्विसेज इनको नहीं मिल पाती। तो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो इन सभी को फायदा होगा, और जब इन सभी को फायदा होगा तो फिर क्या होगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, राइट? तो हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी की ग्रोथ की तो बात करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ग्रोथ की बात नहीं करते। जो इकोनॉमी जो है उसको, उसी को क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमी बोल रहे हैं। फिर है पैरेलल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी बताया मैंने आपको, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है डेवलप होगा, उसी के पैरेलल में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी जो है साथ ही में डेवलप करेगा, तो ये क्या होगी? आपकी पैरेलल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इन सारे काम को करने के लिए हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। अब जरा देखें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम किन चीजों से नापते हैं। तो भाई, अगर जो पीओएस मशीन जो आपने देखा होगा, जिससे आप लोग स्वाइप करते हैं क्या बोलते हैं, शॉपिंग करते वक्त, ठीक है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ मतलब की सर्विसेज हैं, तो इसका मतलब यह कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। जितने ज्यादा डिजिटल पॉइंट्स ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है, एटीएम वगैरह मशीन है, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। जितने लोगों के पास जो है फॉर्मली बैंक अकाउंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। और इसीलिए क्या है, हमारी भारत सरकार ने क्या किया? जनधन योजना स्टार्ट किया। इससे पहले जो है आपके कई ऐसे योजना शुरू की गई, ठीक है। जब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। जब लोगों के पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। अगर लोगों के पास है मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन, को बैंक नहीं जाना पड़ता, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। अगर लोग बार बार अपने अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि देखो, अकाउंट खुलवाना एक अलग चीज है, लेकिन उस अकाउंट को यूज करना वो दूसरी चीज है। अगर अकाउंट को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंट खुलवाया और फिर भूल गए, नहीं। तो अगर अकाउंट्स खुल के वो अच्छे से यूज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और रेमिटेंसेस, कि इंडिया में रेमिटेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि दो तरह की पॉपुलेशन होती है, एक जो है कमाने वाली, दूसरी खाने वाली। तो जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, वो अपने खाने वाली पॉपुलेशन को या अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को कमा के पैसा भेजते हैं, चाहे वो फॉरेन से आए, चाहे शहर से गांव में जाए, राइट। फिर क्वालिटी की बात करें तो लोगों को क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। इंडिया में हम तो अभी लिटरेसी ही 100% नहीं कर पाए हैं, तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये थोड़ी सी दूर की बात है। बट अच्छी बात यह है कि अब इसकी इंपॉर्टेंस को पहचान लिया गया है और अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि जो लोगों की शिकायतें उसको दूर किया जाए, उसको इशू को डील किया जाए, ठीक है। तो इन चीजों से हम नापते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो ये देखते हैं कि अगर हम देखें जीरो को, कि 1 लाख एडल्ट्स पे कितने बैंक के ब्रांचेस हैं, ठीक है, ठीक है। फिर 1 लाख एडल्ट्स पे जो है कितने नंबर ऑफ एटीएम्स हैं, 1 लाख एडल्ट्स पे कितने नंबर ऑफ पीओएस मशीन हैं, 1 लाख मतलब कि
एडल्ट्स पे जो है कितने ज़्यादा जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्हें बैंक मित्र बोलते हैं, क्योंकि जहां पर बैंक नहीं खोल पाना संभव होता है तो वहां पर बैंक क्या करता है, एक पर्सन को जो है अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र। ठीक है, ये जनरली उस गांव के जो है रिटायर्ड पर्सन होते हैं या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है या जो इस तरह के लोग जिसके ऊपर कोई सब लोग भरोसा कर सकें, तो ऐसे पर्सन को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो ये जो है क्या करता है कि इसके पास एक तरह से चलता फिरता बैंक होता है ये। ठीक है, इससे अगर आपके अकाउंट खुलवाना है ये खोल देगा, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये आपको इनके पास थोड़ा सा पूल होता है उसमें से निकाल के दे देगा, आपको पैसे जमा करना आप इसको जमा कर दे आपके अकाउंट में डाल देगा, तो आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो ये वहीं से कार्रवाई करके पैसे भिजवा देंगे। तो इस तरह के काम ये करते हैं। अगर आपको कोई भी जो है इंश्योरेंस परचेज करना है तो आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। बदले में क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन पर बैंक वाले इनको कमीशन देते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम अगले इशू पे जाते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते की रोड़े क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं, जरा इसको देखें। तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। शहरों में तो बैंकिंग सिस्टम जो है अच्छे से अवेलेबल है, राइट, लेकिन बैंकों को नेशनलाइज करने के बावजूद, गांव में काफी सारे ब्रांचेस खोलने के बावजूद प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि जहां पर जो है बैंक नहीं खुल पाए। तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, कि भाई आज जो हम यहाँ पैसे जमा कर रहे हैं ये मतलब हमारा पैसा सिक्योर है कि नहीं है, तो इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, बैंक में जो है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है अपना अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। तीसरा क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि फीमेल्स को जो है आप जानते हैं मकान मतलब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी किसके नाम पर होती है, मेल पर्सन के नाम पर होती है। फादर्स अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करते हैं, वो मेल के नाम पे करते हैं। फीमेल अगर कमा भी रही है तो भी उसके सारे फाइनेंसेस को डील कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। तो इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि फीमेल्स के जो है उनका फाइनेंशियल डिसीजन में उनका जो है अपना जो क्या बोलते हैं डिसीजन होता ही नहीं है। तो 50% लोग तो वैसे ही साइड हो गए, राइट। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना बहुत जरूरी है। लॉ एंड अनप्रेडिक्टेबल इनकम। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों की इनकम कम है या किसी की हर महीने सैलरी जिनकी आ रही है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको हर महीने इनकम नहीं आ रही है, राइट। अब जैसे अभी ये मानसून का सीजन है तो कई ऐसे लोग होंगे जिनका काम बंद हो गया होगा, ठीक है, या कई ऐसे लोग जो मानसून में उनको काम मिलता बाकी टाइम पर नहीं मिलता, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो, ठीक है। तो जब आपकी रेगुलर इनकम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं परचेज कर सकते, राइट। आप इंश्योरेंस की जो ईएमआई जो है वगैरह जो है वो आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। लोन की ईएमआई नहीं भर सकते, इंश्योरेंस के लिए जो आपको क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम जो है नहीं भर पाते, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है अगर लोगों को रेगुलर इनकम मिले या उनके हिसाब से स्कीम बनाई जाए तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई होता है, खास तौर से जो प्राइवेट बैंक्स है उनमें तो बहुत ही ज्यादा जो है ये दिक्कत होती है। तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है। ये सारी रुकावटें हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, ब्रांचलेस बैंकिंग जो है वो खोलनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी कि भाई आप ये सोचें कि बिल्डिंग ही खोलकर इस तरह से बिल्डिंग बनाकर ही ब्रांच खोले जा सकते हैं, तो नहीं, हम ब्रांचलेस बैंकिंग भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो या फिर जो है आपका जैम जन आधार अकाउंट को जो है आधार से लिंक करके मोबाइल से चलाया जाए तो ब्रांच की जरूरत ही नहीं है, राइट। फिर है आपका जैम, ये स्कीम पता होगा आपको, J फॉर जनधन योजना, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल, ध्यान रखना। फिर है फाइनेंशियल एजुकेशन, कि जब लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन लिटरेसी दी जाएगी तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। वो समझेंगे कि भाई बैंक में पैसा है तो फिर क्या है, हमारा पैसा सिक्योर है। वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए गवर्नमेंट काफी तरह की स्कीम चला रही है, जैसे कि अगर आप पैसा जमा करते हैं, वुमेन है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आपको प्रीमियम पर या किसी भी ईएमआई पर आपको छूट मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है कम टैक्स लेगी, तो इससे क्या होगा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। फिर क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई कि हम जो है ऐसे स्कीम चलाएं जिसमें ज्यादा पेमेंट देनी ही ना पड़े, छोटी छोटी पेमेंट्स हों,
ठीक है, और वो क्या हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जिसको हम आगे पीछे कर सके, जिसकी जो पेमेंट जब आए वो तभी उसको पे कर सके। कुछ इस टाइप का सिस्टम हम बना सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके हिसाब से क्या करें, कस्टमाइज जो है हम कर दें, लकीर का फकीर ना बने। और सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब अगर जो है लोगों को सस्ती फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, अफोर्डेबल सर्विसेज मिलेंगी, तो डेफिनेटली लो इनकम ग्रुप के जो मैक्सिमम लोग हैं वो भी बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम में जो है जुड़कर गौरव महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब इसी पर एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज बाय आरबीआई एंड नाबार्ड? तो आपके सामने ये 5 जो हैं ये इनिशिएटिव है। फर्स्ट, दीज इंक्लूड द ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाकों में बैंक ब्रांचेस को खोलना। दूसरा क्या, इशूइंग किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। तीसरा क्या है, लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, विद बैंक्स, राइट। चौथा क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन की संख्या बढ़ाना, ठीक है, ताकि आपको बार बार ब्रांच नहीं जाना पड़े। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, कि जो आपको बताया था मैंने, बैंकिंग मित्र जो हैं, राइट, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उनको यूज करना। अब आपको बताना इन चारों में से कौन कौन से, 5 में से कौन सा सही है। तो अगर 1 2 3 4 सही है तो आंसर ए होगा, अगर 2 3 4 5 सही है तो आंसर बी होगा, अगर 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 4 5 सही है तो सी होगा, अगर सारे स्टेटमेंट सही है तो डी होगा। तो हम देखें इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, डी है, क्योंकि ये सभी सही हैं। और आजकल एटीएम मशीन तो ठीक है इस तरह के आ रहे हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पासबुक जो है वो भी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज आ रही है। ओके, चलिए अगले न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज जो है वो है कि गिरा साराभाई जी की डेथ हो गई। तो ये मैडम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गिरा साराभाई जो है ये को फाउंडर थी किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की, जो कहां पर है, अहमदाबाद में है। और इसीलिए जो है ये डिजाइन एजुकेशन के वो इंडिया में लाने वाली फर्स्ट पर्सन थी। अब एक सवाल उठता है क्या, कि ये इस फील्ड में इतनी आगे क्यों थी। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, और इनके जो फादर साहब हैं अंबालाल साराभाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के क्लॉथ मिल के मालिक थे। और क्योंकि ये क्लॉथ मिल के फैमिली से जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए ये डिजाइन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझती थी, और इसीलिए इन्होंने डिजाइन एजुकेशन को इंडिया में काफी प्रमोट किया। गिरा साराभाई जो हैं, अंबालाल की जो हैं क्या थी, 8वीं संतान थी, 8th चाइल्ड थी, एनीवे। और इनकी माता जी का नाम क्या था, सरला देवी साराभाई, एनीवे। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाएं। इन्होंने एनआईडी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसकी स्थापना अपने भाई गौतम साराभाई के साथ मिलकर की थी, राइट। ये अहमदाबाद से बिलोंग करती थी, और अहमदाबाद को उस टाइम क्या कहा जाता था, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। वैसे अहमदाबाद के साथ साथ कानपुर को भी जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, उसे भी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि यहां पर टेक्सटाइल मिल काफी सारे थे। वैसे कुछ लोग जो हैं मुंबई को और रांची को भी जो है क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं। बट अगर फेमस की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा फेमस जो हैं वो अहमदाबाद और कानपुर थे, राइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो बात करें अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये बात आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि महात्मा गांधी के ये बहुत बड़े सपोर्टर थे। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये साहब जो हैं कैलिको मिल्स के क्या थे, चेयरपर्सन थे, फाउंडर किसके थे, साराभाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो साराभाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम, इसके अंदर एक मिल भी थी जिसका नाम था कैलिको मिल्स, राइट। साराभाई ये क्या बने, चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी बने। तो साराभाई नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने 1947 में। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं, वो कौन है, अनुसुईया बेन, ठीक है, या अनुसुईया साराभाई। ये कोई और नहीं, ये अंबालाल साराभाई की ही सिस्टर थी।
अनुसुईयाबेन, ये नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी भी सुना दूंगा, तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आपको पता होगा कि 1916-17 में जो है गांधी जी ने चंपारण में बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था, और वो बिहार में था। फिर 1917-18 में जो है गांधी जी ने एक अगला मूवमेंट किया, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। राइट, तो क्या था ये अहमदाबाद सत्याग्रह? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अहमदाबाद सत्याग्रह, यहां जो मिल मजदूर जो थे वो अपने मिल मालिकों से 50% की सैलरी की हाइक चाहते थे, राइट, या बोनस चाहते थे, राइट। तो वो मिल मालिक देने को तैयार नहीं थे। तब क्या हुआ कि मजदूरों ने गांधी जी को अप्रोच किया। गांधी जी ने जो है उन्हें कहा कि आप लोग जो है क्या करें, हड़ताल करें, और मजदूरों को उन्होंने हड़ताल करने के लिए मोटिवेट किया, और मजदूरों ने भी गांधी जी के कहने पर हड़ताल स्टार्ट कर दी। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच था कि जितने भी मिल मालिक थे वो गांधी जी के मित्र थे, तो दिन भर तो गांधी जी उनके साथ रहते थे, शायद शाम को जो है वो निकल जाते थे और इन्हीं मिल मालिकों के साथ पार्टी वगैरह करते थे। तो कुछ मजदूरों ने देख लिया, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि हम गांधी जी के कहने पर ही हड़ताल कर रहे हैं और गांधी जी जो है यहां पर जो है पार्टी उड़ा रहे हैं। यहां एक फर्क है कि गांधी जी जो है वो जन नेता क्यों थे, मास लीडर क्यों थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब तक मजदूरों का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो जो है अनडेफिनेट जो है हंगर स्ट्राइक पे चले गए, राइट, भूख हड़ताल पे चले गए और वो बैठ गए। और यहां पर उनका साथ दिया अनुसुईयाबेन ने या अनुसुईयाबेन ने। गुजरात में आपको पता है लड़कियों के नाम के आगे बेन लग जाता है, ठीक है, लड़कों के नाम के आगे भाई लग जाता है और लड़कियों के नाम के आगे बेन लग जाता है, राइट। तो अनुसुईयाबेन ने जो है अहमदाबाद सत्याग्रह में उनका साथ दिया। फाइनली मिल मालिक मान गए और 35% का उन्होंने हाइक कर दिया मजदूरों की सैलरी में, ठीक है। तो ये फर्क था गांधी जी में कि गांधी जी जो हैं क्या करते थे कि वो किसी की हाथ को उतना ही मोड़ते थे जिससे कि हाथ ना टूटे, उसका भी फायदा हो जाए सामने वाले का और अपना भी फायदा हो जाए। तो मजदूरों की सैलरी भी बढ़ गई, हाँ उतनी नहीं बढ़ी जितनी वो चाहते थे, ताकि मिल मालिकों पर भी जो है ज्यादा प्रेशर ना पड़े। एनीवे, तो यहां से अनुसुईयाबेन जो है वो वुमेन लेबर मूवमेंट से जुड़ गई, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो वो जो है शायद पहली पर्सन थी जो वुमेन लेबर मूवमेंट से इंडिया में जुड़ी थी। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब मैं बात कर रहा था कि इनकी गिरा साराभाई की, इनकी बुआ थी, आगे बढ़े, इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे क्या बोलते हैं, मजदूर महाजन संघ बोलते हैं, जो कि इंडिया का सबसे पुराना क्या है आपका टेक्सटाइल वर्कर का यूनियन है, यानी कि संघ है। इसके अलावा इन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था, मैं बता चुका हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ईला भट्ट, ये नाम आपको पता ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सेवा एसोसिएशन की स्थापना ईला भट्ट ने की थी, ठीक है। सेवा की फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। उनकी मेंटर भी थी, राइट। तो ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन, अनुसुईयाबेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करें, वो भी इसी फैमिली से जुड़े हुए, वो कौन है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, विक्रम साराभाई जो स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर पावर से जो है जुड़े हुए क्या थे, साइंटिस्ट थे, राइट। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसरो की स्थापना जो है की थी। विक्रम साराभाई सिर्फ यही नहीं, साराभाई जो है ये अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है उसके रिसर्च एसोसिएशन से क्या थे, ये जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि इनके फादर साहब जो हैं अंबालाल साराभाई जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थे, तो इसीलिए इन्होंने उससे रिलेटेड रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना करवाई। इसके अलावा ये एटॉमिक एनर्जी के चेयरपर्सन बने जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ हो गई। इसके अलावा जो है इन्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है पायनियर कहा जाता है, ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में काफी सारे मेडिसिन का जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, वैक्सीन तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया को जो है फार्मास्यूटिकल कैपिटल भी कहा जाता है। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पायनियर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन है, डॉक्टर साराभाई हैं। तो ये नाम आपको जरूर 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 पता होना चाहिए। क्लियर है? इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। आगे बढ़े, फिर बात करते हैं इनकी वाइफ, कौन, मृणाली साराभाई,
ठीक है, 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। ये क्लासिकल डांसर हैं, कोरियोग्राफर हो ही गई, इंस्ट्रक्टर थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो है इन्होंने स्थापना कराई, जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पपेट्री, इन सबको जो है अहमदाबाद में क्या किया जाता था, प्रमोट किया जाता था। इन्होंने जो है भरतनाट्यम और कथकली में जो 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, तो यानी कि भरतनाट्यम और कथकली से ये जुड़ी हुई हैं। कौन? मृणाली साराभाई। इसके अलावा ये मैडम जो है शांति निकेतन में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के गाइडेंस में जो है डांस जो है इन्होंने वहां पर सीखा। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द वॉइस ऑफ द हार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, कौन? लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ठीक है, या स्वामीनाथन, सॉरी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी स्वामीनाथन जो हैं उन्होंने किससे शादी की? आईएनए के जो इंपॉर्टेंट सोल्जर थे, ठीक है, उन सहगल साहब, उनसे शादी की और उनका नाम क्या हो गया? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी में, जिसका नाम था आईएनए, वहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आपको याद ही होगा कि आईएनए का जो वुमेन ब्रिगेड था जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है, उसकी ये हेड थी, कमांडर इन चीफ थी। ठीक है, कौन? लक्ष्मी सहगल। और लक्ष्मी सहगल ने बाद में जो है क्या किया, कलाम साहब के अगेंस्ट जो है इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन हार गई थी। एनीवे, और बात करें मृणाली साराभाई की, तो इन्हें जो है पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी का से भी नवाजा गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की जो इसी फैमिली से जुड़ी हुई है। वो कौन है? मल्लिका साराभाई, इनकी बेटी, ठीक है, मृणाली साराभाई और विक्रम साराभाई की जो सुपुत्री है, कौन? मल्लिका साराभाई। और ये जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस डांसर हैं। इसके अलावा ये मूवीज, टेलीविजन, इन सभी से, मैगजीन वगैरह से भी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड टेक पार्ट इन द अहमदाबाद क्लॉथ मिल सत्याग्रह अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी? तो आपके सामने 4 पर्सन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, अनुसुईया बहन और गिरा साराभाई। तो आंसर क्या होगा? आंसर अनुसुईया बेन होगा। राइट, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपको पता है कि डेल्टा प्लस वायरस इंडिया में दस्तक दे रहा है। तो चलिए जरा पहले वायरस को देख लें। वायरस जो है आपको पता ही है, ये म्यूटेट होता रहता है, ठीक है, तभी जैसे इसका इवोल्यूशन होता है। अभी जो हम देख रहे हैं SARS-CoV-2 वायरस जो है, यही आपका कोविड-19 का वायरस का जो है नाम है आपका, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, अब ये वायरस जो है क्या करता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से इसमें प्रोटीन्स के स्पाइक्स बने होते हैं और इसी के थ्रू वो क्या करता है, बॉडी के जो है अंदर जो है वो घुसता है। ठीक है जी, क्लियर है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह कि इन्फेक्शन जो है जैसे स्प्रेड होगा ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और वायरस जो है जैसे जैसे म्यूटेशन करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएंट बोलते हैं। तो जैसे कि एक वायरस है, उसने मतलब म्यूटेशन कर लिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वेरिएंट कहलाएगा उसका। ठीक है जी। तो इसमें एक वेरिएंट आता है जिसका नाम है डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट किसी का, इसी का SARS-CoV-2 का, मैंने आपको बताया। आपको अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी तो उसमें इसका नाम क्या लिखा? SARS-CoV-2 लिखा हुआ है। राइट, तो ये क्या करता है, आपका जनरेशन बाय जनरेशन जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये इसी का जो है नेक्स्ट जनरेशन है, कौन सा? डेल्टा प्लस, क्योंकि म्यूटेशन करके ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो SARS-CoV-2 ने म्यूटेशन किया तो डेल्टा हो गया, फिर डेल्टा ने म्यूटेशन किया तो डेल्टा प्लस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी में जो मतलब किसी की बॉडी में जो है क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, उसको रेसिस्ट करता है ये। राइट, आगे बढ़ें। स्पाइक्स की बात मैं कर चुका हूं आपको, ठीक है, कि कैसे ये स्पाइक्स की थ्रू जो है ये क्या करते हैं, बॉडी में जाते हैं। ठीक है जी। डेल्टा प्लस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली वो ये है कि जो कोविड के जो लक्षण हैं, इसके अलावा इसमें हेडेक्स भी ऐड हो जाता है, गला सूज जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नाक बहने लग जाती है और फीवर तो होता ही है। और देखें, ये जो है कुछ लोगों को लगता है कि थर्ड वेव जो है इसी के थ्रू आएगी, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये प्लस क्यों है? तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे वेरिएंट आगे बढ़ता है तो वो प्लस ऐड हो गया इसमें। ठीक है, क्लियर है? अब ये प्लस का मतलब ये अभी तक पता नहीं है कि ज्यादा खतरनाक होगा या कम खतरनाक होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस? तो ए है, द डेल्टा प्लस वेरिएंट हैज एन एडिशनल म्यूटेशन इन कंपैरिजन टू डेल्टा वेरिएंट। आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। दूसरा, डेल्टा प्लस वेरिएंट इज मोर सिवियर और हाईली ट्रांसमिसेबल देन द डेल्टा वेरिएंट। आपको बताना है ये सही कि नहीं है। अगर
ये दोनों सही तो आंसर सी होगा, और अगर दोनों गलत है तो आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? ठीक है, ए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादा सीवियर है या नहीं है, अभी तक तो पता ही नहीं चला है, तो सिर्फ इसका ए सही है, जिसकी वजह से इसे डेल्टा प्लस कहा जाता है, क्योंकि एडिशनल म्यूटेशन कर रहा है। फिर एक न्यूज आई है, यूएस सीनेट जो है वो क्या करने जा रही है कि चाइना का जो जिनजियांग रीजन से जो भी आइटम आएगा उसको क्या करने जा रही है, आइटम को बैन करने जा रही है। चलिए सबसे पहले हम सीनेट को समझे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब मैं यूएस की बात करता हूं तो यूएस का जो पार्लियामेंट है, यूएस का क्या है, पार्लियामेंट जो है उसे किस नाम से जानते हैं? यूएस कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और जो यूएस कांग्रेस है उसके दो हाउसेज हैं, सीनेट और आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि सभा। ठीक है जी, क्लियर है। तो जो सीनेट है वो क्या है, इसका आपका जो अपर हाउस है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसका वो लोअर हाउस है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपकी बात समझ में आ गई। देन आगे बढ़े। ठीक है, तो सीनेट तो समझ में आ गया आपको। अब सीनेट क्या करने जा रहा है? चाइना के जिनजियांग रीजन से जो भी आइटम आएगा उसको बैन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चाइना के जिनजियांग जो आपका रीजन है वहां पर एक आपके कम्युनिटी है जिसका नाम है उइगुर। तो उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी को जो है चाइना काफी हरास कर रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट्स का जो है सिवियर वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए अमेरिका ने जो है ये स्टेप उठाने के लिए उठाया है। ओके, तो उइगुर कौन होते हैं? तो उइगुर ध्यान दे, ये टर्की का एथनिक ग्रुप है। कौन से रीजन में होते थे? ये आपके सेंट्रल ईस्टर्न एशिया रीजन में ये होते थे, यहां से जुड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ? ये जो है चाइना में आके बस गए। ठीक है, कौन से रीजन में? जिनजियांग रीजन में। ठीक है जी, जिनजियांग रीजन कहां पर है? ये चाइना के नॉर्थ वेस्ट हिस्से पर है। ठीक है, चाइना को लगता है कि जो ये उइगुर लोग हैं ये अपना अलग देश ना बना लें। ठीक है, तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो इससे चाइना जो है थोड़ा सा कॉशियस है। तो इसीलिए उसने क्या किया, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिमिट क्रॉस कर दी, खास तौर से 2014 के बाद। 2014 के बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला कि भाई आप अपनी बियर्ड नहीं रख सकते। क्या हुआ? आपके जो मॉस जो है उस पर डॉम जो है वो नहीं होगा, उसको तोड़ दिया। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से उनके कल्चर को मतलब स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जा रहा है। यही नहीं, जिनजियांग प्रोविंस में जो है चाइनीज को, जो हान वहां पर जो डोमिनेंट हैं, उनको जो है जबरदस्ती बसाया जा रहा है ताकि वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। यही नहीं, वहां के यूथ को जो है वहां पर उन्होंने ऐसे कैंप बनाए हुए हैं, वहां पर उनको रख कर जो है टॉर्चर कर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस की न्यूज आ रही है, और इसीलिए यूएस के सीनेट ने जो है वहां बनने वाले जो भी आइटम्स हैं उसको बैन लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि वहां के लोगों को जो है फोर्स लेबर के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि फोर्स लेबर के थ्रू जो भी आइटम बनेगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह यूएस का कहना है। एनीवे, अब इसी से मिलता जुलता का टॉपिक है रोहिंग्या मुस्लिम का। तो रोहिंग्या मुस्लिम कौन है? ध्यान दें, ये टर्की नहीं है, ये कौन है? इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप के हैं। ठीक है, ये कहां थे आपके? ये राखेन स्टेट है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा बोलते थे, वहां पर ये लोग रहते थे। ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ 2017 के बाद जो है ये लोग वहां से निकलने लगे और पूरे ठीक है आसपास के रीजन में फैल गए। राइट, क्लियर है। तो अब ये लोग जो हैं बांग्लादेश, इंडिया, आसपास और भी कहीं कहीं जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा रिफ्यूजी कहां किस देश से निकले हैं, तो वो है सीरिया, फिर वेनेजुएला, फिर अफगानिस्तान, फिर साउथ सूडान और फिर म्यांमार। आई होप म्यांमार जो है आप समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है आपके रोहिंग्यास पीपल की। फिर सबसे ज्यादा जो रिफ्यूजी हैं वो कौन से देश में जा रहे हैं, तो टर्की में जा रहे हैं सबसे ज्यादा, फिर कोलंबिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर युगांडा में, फिर जर्मनी में। राइट, तो ये आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि कहां से लोग निकल रहे हैं, कहां लोग जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे बढ़े। अब आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट उइगुर्स? फर्स्ट है, दे आर अ टर्किक एथनिक ग्रुप, आपको बताना सही है कि नहीं है। दे आर कल्चरली एफिलेटेड विद द रीजन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, आपको बताना सही है कि नहीं है। दे आर सेटल्ड डाउन इन जिनजियांग रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर फर्स्ट सही है तो आंसर ए होगा, अगर
फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो आंसर बी होगा, अगर सेकंड और थर्ड सही है तो आंसर सी होगा, और अगर सभी सही है तो आंसर डी होगा। तो आंसर क्या है इसका? डी। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट में थे, सेंट्रल ईस्ट एशिया से ये जुड़े हुए थे, और टर्की का एथनिक ग्रुप थे। ओलंपिक में इंडिया, ठीक है, परफॉर्मेंस देने के लिए बेकरार है, राइट, और इस बार काफी ज्यादा मेडल आने की उम्मीदें हैं। क्लियर है कि नहीं? और ओलंपिक की हम बात करें तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा धूम किसने मचाया? वो हॉकी ने मचाया था। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में ओलंपिक्स, इंडियंस ने ओलंपिक कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था वहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, क्लियर है? और कौन से साहब थे? वो थे नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, ये आपके जो है समझिए होगा, एंग्लो इंडियन होंगे, राइट, और ये आपका फर्स्ट एशियन नेशन था जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है जी, तो अब तक हम जो है 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 7 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो अगर हम देखें टोटल आपका 28 है। तो सबसे ज्यादा हमने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। फिर क्या जीता है? आपका गोल्ड। फिर क्या जीता है? राइट, फिर है सिल्वर। क्लियर है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या होगा? BGS। BGS। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना आपने, कभी भी आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा मेडल हमने कहां जीता? नंबर 1 पे हॉकी में जी। उसके बाद सबसे ज्यादा किस में जीता है? रेसलिंग में। फिर सबसे ज्यादा कहां जीता है? आपका शूटिंग में। ये ध्यान रखना आपने, सबसे ज्यादा कहां पर है? हॉकी। फिर कहां है आपका? रेसलिंग। फिर कहां है आपका? शूटिंग। ठीक है, तो होमवर्क ऑफ स्कूल। क्लियर है कि नहीं? H। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जो है फिर आपका 2 तो फिर मतलब 4th नंबर पे एथलेटिक्स भी है, बैडमिंटन भी है, बॉक्सिंग भी है, फिर लास्ट में क्या है? टेनिस और वेट लिफ्टिंग है। क्लियर है जी? समझ में आ गया? टोटल 28। जब मैं हॉकी की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या नाम याद आता है? ध्यानचंद साहब। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया एज ए सिपाही। ठीक है, और बाद में मेजर तक गए थे। ये रात को हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चांद, क्योंकि रात को चांद निकलता है। डॉन ब्रैडमैन ने इन्हें कहा था कि भाई जैसे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का नाम है, तो वैसे ही हॉकी में इनका नाम लिया जाना चाहिए। नीदरलैंड में जो है अथॉरिटी ने क्या किया था? इनके हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा था, क्योंकि इतने गोल मारते थे ये कि उनको लगता था कि एक आदमी नॉर्मल स्टिक से तो नहीं मार सकता, पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट। तो उन्होंने इसको तोड़ के देखा था। वैसे ये स्टोरी जो है हिटलर के नाम से भी काफी पॉपुलर है कि हिटलर को डाउट हुआ था कि भाई ये कहीं जो है क्या नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी इनके हॉकी स्टिक तोड़वाई थी। और 1928 के ओलंपिक में इन्होंने 14 गोल किए थे। ठीक है जी, इसके अलावा इनकी वजह से 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार गोल्ड मेडल 3 बार आपके आए हैं। 400 से ऊपर गोल जो हैं इन्होंने मारे हैं, ठीक है, अपने 22 साल के करियर में। आई होप आप ये ध्यान रखेंगे, राइट। और आपको ये तो पता ही होगा कि हिटलर ने इनको कहा था कि भाई आपको क्या रैंक मिली, उनका मेजर, कहता आप मेरे देश में आ जाओ, आपको कर्नल बना दूंगा, ठीक है, बट जर्मनी को आप ज्वाइन करो, राइट। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहते तुम मुझे जनरल भी बना दोगे तो भी मैं इंडिया को नहीं छोड़ूंगा। तो गोल्ड मेडल हमें 1928 में मिला, 1932 में मिला, राइट, 1936 में मिला, ठीक है, 1948 में मिला, 1952 में मिला, 1956 में मिला, 1964 में मिला और 1980 में मिला। सिल्वर मेडल एक बार 1960 में मिला, पाकिस्तान से हार गए थे हम, और ब्रॉन्ज मेडल 1968 में और 1972 में मिला। ठीक है जी, क्लियर है। तो यानी कि 1980 के बाद से हमें कोई मेडल नहीं आया है हॉकी में। आगे बढ़ सकते हैं आगे जी, चलिए। अब एक साहब और, क्या नाम है उनका? केडी जाधव। केडी जाधव जो हैं ये 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने जो है मेडल जीता था, और ये फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी मेडल जीता। समझे कि नहीं समझे? और जीते जी इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था, मरने के बाद इन्हें जो है मतलब अर्जुन अवार्ड मिला, कोई पद्म अवार्ड नहीं मिला। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हम क्यों अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट मैन जिन्हें क्या मिला, हॉकी के अलावा हम बात करें जिन्हें आपका ओलंपिक मेडल मिला, तो वो कौन है? केडी जाधव। और फर्स्ट फीमेल की बात करें तो वो कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में, ये रेसलिंग में थे। ठीक है जी, ये फर्स्ट वुमेन है जिनको ओलंपिक में मेडल मिला। कौन सा ओलंपिक में मेडल मिला था इन्हें? सिडनी ओलंपिक 2000 में मिला था, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो है इन्हें दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ध्यान दो, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, का जो है फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया है।
तो ये अभी न्यूज में, ये अभी की न्यूज है ये, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। 2 लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीपल मेडल मिला है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो। टीम में तो बाकी लोगों को मिला, हॉकी में कई लोग हैं, लेकिन मल्टीपल मेडलिस्ट की अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें फिर वही नॉर्मन पिचार्ड साहब आते हैं, इन्हें 2 सिल्वर मेडल मिले हैं, ठीक है जी, पेरिस ओलंपिक में। और इसके अलावा दूसरे कौन है, सुशील कुमार, इन्हें बीजिंग ओलंपिक में क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला, और लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मिला, ठीक है। तो ये 2 पर्सन है जिन्हें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या मिला है, आपका 1 से ज्यादा मेडल मिला है। और बात करें किस किस को मेडल मिला, तो लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मेडल मिला, लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मेडल मिला 1996 अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में। फिर कंडम मल्लेश्वरी, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक्स में। इसके अलावा राजवर्धन सिंह राठौर, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था एथेंस में 2004 में शूटिंग में। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, और ये पहला गोल्ड था इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक्स शूटिंग में मिला था। फिर है विजेंदर सिंह, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है, बॉक्सिंग में, ठीक है, और बॉक्सिंग में ये हमारा पहला मेडल था। फिर है सुशील कुमार, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था रेसलिंग में। फिर विजय कुमार, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था शूटिंग में। फिर सुशील कुमार रेसलिंग में, लंदन ओलंपिक्स में इनको सिल्वर मेडल मिला। फिर साइना नेहवाल, इन्हें बैडमिंटन में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला। फिर है मैरी कॉम, इन्हें बॉक्सिंग में लंदन ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके अलावा गगन नारंग, ये नाम ध्यान रखें, गगन नारंग, क्योंकि इन लोगों के नाम तो सुनते हैं, विजय कुमार, गगन नारंग, इनके नाम थोड़े कम सुनते हैं, तो ध्यान रखना आपने। शूटिंग में क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला। योगेश्वर दत्त, रेसलिंग में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला। पीवी सिंधु को जो है 2016 में बैडमिंटन में क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला। और फिर रियो में ही जो ब्राजील का शहर है रेसलिंग में, साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो जो लास्ट टाइम हमें 2 मेडल मिले, लेकिन 2012 ये काफी अच्छा साल था हमारे लिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मेडल्स हमें मिले थे। तो आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच? नॉर्मन प्रिचार्ड, द फर्स्ट एशियन बॉर्न एथलीट टू विन एन ओलंपिक मेडल, आपको बताना है ये पेयर करेक्टली मैच है कि नहीं है। सेकंड, केडी जादव, द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल, आपको बताना है सही है कि नहीं है। थर्ड, कर्नम मल्लेश्वरी, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आपको बताना है ये सही है कि नहीं है। तो आपके सामने 3 है, सही कौन सा होगा? सही जो है ए है, 1 और 2। जो कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो फर्स्ट वाइस चांसलर है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन वो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नहीं है। ध्यान दे, किसकी है? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की है। तो ये ध्यान रखना है आपने, यूपीएससी इस तरह से आपके साथ जो है खेल कर सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आंसर क्या है इसका? ए। और अब वो सवाल जिसका वेट हो रहा है, क्योंकि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा लगता है। तो जरा देखें कि किस किस बच्चे ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो जरा इसको भी देखें कि लास्ट टाइम जो है किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है मैं उनके नाम बोल रहा हूं। सुहानी कसेरा, वेरी गुड सुहानी, कीप इट अप। कुशल शर्मा, वेरी गुड। आशीष कुमार, वेरी गुड आशीष। महेशानंद, वेरी गुड महेश, कीप इट अप। खुशी श्रीवास्तव, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करो। योगेंद्र कुमार, वेरी गुड। महक जैन, वेरी वेरी गुड। अंकित सिंह। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने ज्यादा लोगों ने व्यू किया जो है किया होता है, लेकिन जवाब जो है बहुत ही कम लोग देते हैं। देखिए, पार्टिसिपेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? अगर आप लॉग इन करके करेंगे तो आपको कमेंट करने का मौका मिलता है, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपियंस इज और आर द मल्टीपल मेडलिस्ट? तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो ओलंपियंस हैं जिन्होंने ओलंपिक में मल्टीपल मेडल हासिल किया है? तो पहले कौन है? नॉर्मन पिचार्ड। दूसरे कौन है? ध्यानचंद। तीसरे सुशील कुमार। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हैं। तो अगर फर्स्ट और 2 सही है तो ए होगा, अगर फर्स्ट और 3rd सही है तो बी होगा, और अगर कर लेते हैं, क्लियर है, तो सी होगा, और अगर सभी सही हैं तो डी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका आपको बताना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, आपको पता ही है कि हमारा जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्या आ चुका है, आपका टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है, राइट। तो अगर आप अपनी सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तैयारी कैसी होती है कि सबसे पहले जैसे गेम में होता है, गेम में क्या होता है, हम लेवल 1 को अचीव करते हैं, जब लेवल 1 अचीव करते हैं फिर लेवल 2 पे जाते हैं, फिर ऐसे 3 पे जाते हैं। ऐसी नालंदा इस अकेडमी जो है आपको लेवल वाइज टेस्ट देता है। फर्स्ट लेवल जो बेसिक है, सेकंड लेवल जो इंटरमीडिएट है, थर्ड लेवल जो एडवांस है।
ठीक है, तो पहले आप बेसिक की तैयारी करें, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी करें, फिर आप एडवांस लेवल की तैयारी करें। इस तरीके से आपका लेवल जो है इंप्रूव होता है। राइट बच्चों, और देखिए स्पोर्ट्स का ही अभी करवाया है, तो अगर हम टेस्ट से स्पोर्ट्स को जोड़ें तो काफ़ी अच्छा रहता है, और इससे जो है आपको क्वेश्चन की अंडर के बारे में पता चलेगा, सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है, और खास तौर से वो टॉपिक जो यूपीएससी में आने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आप जो है 1 2 3 वाले सेगमेंट से तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर भी काफ़ी बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 1+1, जिसमें आपको रिवीजन करने का मौका मिलता है, और जब आप रिवीजन करते हैं तो आपका जो है 120+ स्कोर करने के पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल करें, तो आप जो है पूरा यूपीएससी बेस्ड टेस्ट आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप 5-10 क्वेश्चन दे दिए आपको, नहीं, पूरा टेस्ट मिलेगा, ध्यान रखें इस बात को। इसके अलावा आरपीएससी की नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है, तो अगर आप आरपीएससी की क्लासेस चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, जैसे ओलंपिक इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही सिविल सर्विस एग्जाम में आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, पहले हमें एक क्वेश्चन लिखना चाहिए, इसको फिर हमें चेक करवाएं आप। अगर आपकी कुछ कमी है तो ठीक है, नहीं है तो वेरी गुड, और अगर कमी है तो उसको और बेटर करें आप, फिर दोबारा उसको करें कि अब देखें तो आपने क्या देखा, पहले आप यहां थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, अब हो गए आप परफेक्ट। ठीक है, लेकिन बाकी जगह क्या होता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ही साथ आपको 20 क्वेश्चन दे देते हैं, तो जो गलतियां आपने फर्स्ट में की वही सेकंड में करोगे, वो थर्ड में करोगे, तो आपको अपनी गलतियां ठीक करने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही वो बता देते हैं आप ठीक कैसे करोगे, फिर वो अगला टेस्ट दे देते हैं। तो आपको जब तक आप अपनी गलती को ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मुझे एक बात याद आती है, कहते गलती होना प्रकृति है, समझेगी नहीं समझे, गलती इंसान से ही होती है, तो गलती होना क्या, प्रकृति है। ठीक है, उस गलती को मानना संस्कृति है। ठीक है, उस गलती को माना आपने, ठीक है, तो संस्कृति है, और उस गलती को सुधार किया तो प्रगति है। तो अगर प्रगति करना चाहते हैं तो आप जो है इस आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें आपको स्टैटिक और करंट दोनों टॉपिक आपको दिए जाते हैं, ताकि आपके दोनों तरह के आंसर लिखने की एबिलिटी डेवलप हो, और वीक में एक आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, ताकि जो है साथ साथ आप उसको भी डेवलप करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें, लोग लाइक बटन कम दबाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्यों शर्माते हो, दबाओ लाइक बटन, और सब्सक्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो सब्सक्राइब कैसे बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ेगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे। राइट, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज उसे बांटो। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन को जो है पूरा मन लगाकर जो है ऐसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।